चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, घर के कामकाज भी हो गए हैं, तो बस थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। तो आज एक बहुत ही लंबी ज़ुबान वाली, जिसके लिए जितनी गंदी गंदी गालियाँ दे लो ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आई थी, बहुत टप रही थी, बड़ा जोश चढ़ा हुआ था उनको। वैसे तो मेरे हस्बैंड उनकी बड़ी अच्छी धुलाई करते हैं, लेकिन वो कोई इंतहाई ही लो कैटेगरी की है ना, वो जैसे उनको बोलते हैं आजकल सारे तो वो उस कैटेगरी की हैं। तो इस वजह से हाँ, क्या उसे कहते हैं, वो भौंकती रहती हैं। उनको ना घर में कोई हड्डी डालने वाला नहीं है, तो वो फिर यहाँ पर आकर ना टाँव टाँव करती रहती हैं। सबसे पहली बात तो आज मैं शुरू ही कातल से करूँगी। जब डेली मेरा शौहर तुमसे प्रूफ मांगता है, तो फिर तुम देती क्यों नहीं हो? अगर है तो फिर दो। अगर एक ही बाप की हो तो दो, प्रूफ है तो दो। यहाँ आकर कुत्ते की तरह भौंकने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया। अब कहेंगे कि सनेह चीखती है, क्यों ना चीखूं? मैं तंग आ चुकी हूं मैं आप लोगों की ये बकवास सुन सुनकर। शादी मैंने तेरे शौहर से नहीं की जो तू कुत्ते की तरह यहाँ आकर भौंकती है। एक बात मेरी और सुन ले, मैं गुस्से में ऐसे ही चीख कर बोलती हूँ। जिसने मेरे ऊपर जो लगाना है लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने इंसाफ की बात की तो जी तुम किस इंसाफ के लायक है? क्यों? मैं औरत नहीं हूं? मुझे फिर जब देखे ना वो जी औरत अगर इनका साथ देगी तो उनसे सवाल किया जाएगा ना। वो तो औरतों के, चलो दिल भर की मैं बात करती हूँ, वो तो मर्द है, उनका साथ देना तो वो नहीं आई। मेरे इंसाफ पे आप लोगों को तकलीफ क्यों हुई है? बताएं ना मुझे। जेवर मैंने अपनी जॉब करके कमाया था, ठीक है ना, जो इंसान ने बेच दिया था। जब इसका भाई जाकर जेल में फंस गया था ना, जो इन्होंने फ्रॉड किया था, उस वक्त भी वो मेरे ये कांटे उतार कर लेकर गया था कि मेरा भाई जेल में फंस गया, उसको सनिया पैसे देकर निकलवाना है। समझ आई? अब तो ये गैरतमंद बन के बैठे हैं ना अंदर। उसकी बीवी के पास भी जेवर होगा, आसम की माँ के पास भी जेवर होगा। उन्होंने तो 1 रुपया नहीं दिया अपने भाई को, अपने बेटे को बचाने के लिए। और शुगर उसको उस वक्त हुई थी जब उसका बहन हुई, उसे लाहौर में सड़क पे उतार कर आ गया था। जब उसे पता चला था कि मेरी बहन वहां खड़ी है और उससे कोई कराची, लाहौर में सॉरी, कि उसे कोई पकड़ ना ले, उस वक्त उसे शुगर का हार्ट अटैक हुआ था, जब उसकी 700-800 शुगर आई थी। समझ आई? और उसकी शुगर को भी मेरे ख्याल में 2-3 साल हो चुके हैं। उसके बाद उसने गंदी हरकतें शुरू करके अपने लंग्स हर चीज खत्म की है। क्यों इसका आज तो वो यहाँ से क्यों भागे हैं? क्यों लोग उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं? जब मैं यहाँ पर बैठकर शुरू में सच बोल रही थी, उस वक्त तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। उस वक्त तो इन्होंने पकड़ के मेरी वीडियो प्राइवेट करवा दी। आज भी मेरे पास घर की फाइल पड़ी है, जो घर मेरा था, जो 1000 दफा मैं अपनी वीडियोज में दिखा चुकी हूँ। मुझे पता भी नहीं चलने दिया, वो बेच के उन्होंने अपनी फार्मेसी में डाल दिया। गाड़ी की सारी इंस्टॉलमेंट मैं पे करती रही जो उस बंदे ने खरीदी, ठीक है ना। मुझे पता भी नहीं चलने दिया, जाके उसने वो बेच के खा ली और इन औरतों को खिला दी जो आज हाजने बनी फिरती हैं। मेरी भी आहें उनके अंदर से निकलती हैं। अभी मेरा शौहर हॉस्पिटल में बैठा था, तो इसका बड़े भाई जो इतनी दाढ़ी रख के काफर बना फिरता है, उसने आके मेरे सारे घर के बिल कटवा दिए थे। एक एक प्रूफ मैंने यहां पे लगाया था। उस वक्त तो कोई औरत नहीं यहां पर आई थी। मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि अगर वो किसी और का शौहर था, मेरा भी था ना, तो मेरे पास भी बड़े प्रूफ हैं। मैं भी यहां पर लगा सकती हूँ, मैं भी आप लोगों को नंगा करके सरेआम दिखा सकती हूँ, ठीक है ना। आकर आप यहां पर बड़ी बड़ी मुझे धमकियां देकर ब्लैकमेल करते हैं ना, तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आप कुछ कह देती, कभी कुछ कह दे। कोठे टपने वाली तो फिर आप हैं, आपको ज्यादा पता है कि कोठे टपने वाली कैसी होती हैं। चले मेरे जीजू जो है कबाड़ का काम करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, हक हलाल के कमा कर खाते हैं ना। खूबसूरत घर में बैठे हैं, खूबसूरत खाते हैं पीते हैं, अंदर आते जाते अच्छा पहनते हैं ना। ऐसे लोगों को कातल कातल तो नहीं बोलते। अगर ये सच्चे होते तो मुझे मिलने से क्यों रोकते? अगर ये सच्चे होते तो ऐसे क्यों करते? सारी दुनिया उनके घर वाले जानते हैं, कैसे इनको कोई बुलाना मुनासिब नहीं समझता। मेरे पास भी हर तरह के प्रूफ पड़े हैं। फिर लगाती ना सारे प्रूफ ये, फिर भाग के पीछे क्यों हट गई थी? ये तस्वीरें तो से बड़ा शौक आ गया कि भेजने का, तू खुद लगा देती। तू तो इधर मेरे पास ही बैठी थी, आ जाती इधर। अब मेरी वीडियो देखकर आ जाना। डरती नहीं हूं मैं बताऊंगी कि तुम लोग क्या हो। जितना तुम लोगों ने मुझे हरास और ब्लैकमेल किया हो ना, सारी जिंदगी जेल से नहीं छूट सकोगी। सिर्फ मैंने इनको रोका कि नहीं मम्मा जी कुछ भी हो जाए। उसके बच्चों से मुझे बहुत प्यार था, मैंने उसके बच्चों के लिए अपनी बेटी तक को स्कूल के और तरीके के इनकी फीसें पे की, इनके मामू तक पैसे लेने आए EFU में, मैंने वहां उनको भी दिए कि कोई बात नहीं, इनके हालात डाउन हो गए हैं। कौन से 2-3 करोड़ का वो मालिक था? अगर मालिक होता तो ऐसे वो मर
जाता। सारा दिन वो हॉस्पिटल में वॉमिटिंग के साथ पड़ा रहता था, कोई उसको दवाई देने तक नहीं आता था। अगर मेरे भाई गए तो इन्होंने उल्टा इल्जाम लगा दिया कि आप लोग कौन होते हैं यहाँ पर आने वाले। और मेरे भाई ने कहा मेरा वो बहनोई है, अगर मैं वहां पे जाऊंगा, उसको उस दिन अशद खुर्म की जरूरत थी। एक दिन उसको पहले दिन जब हमें पता चला, मुझे इन्होंने यही झूठ बोला, वो ठीक है, मैंने इसके भाई को फोन किया, मैं सनिया बात कर रही हूँ, मुझे आसिम से बात करनी है, उसकी तबीयत कैसे, वो ठीक है हम कल आ जाएंगे, मुहर्रम की शायद छुट्टियां आनी थी, जो भी था। बाद में मुझे पता चला उसकी तो हालत ही बहुत खराब है। बाई चांस उस दिन मैं पता नहीं कि किसी काम के सिलसिले में गई हुई थी, मैं तो खुद इन टेंशनों की वजह से, मैं कोई ऐसी थी, मेरी तो जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, जहन्नम तो इन लोगों ने मुझे टेंशन दे दे के बना दी। आज ये चीख रहे हैं मेरे ऊपर। इस घर की तकलीफ से तो इन लोगों ने उनको मार दिया। वो घर चाहता तो उसको धक्के मार के घर से निकाल देते थे। सारा दिन यहाँ आकर इतना जवान मर्द, जिसे तुम गबरू जवान कहती हो ना, उनको इन्होंने मारा है। बहनों ने वो जलील किया, माँ ने वो जलील किया, मुझे नहीं पता, वो भी खैर झूठ बोलता था। इस चीज़ का आप एक एक चीज़ मैं देख रही हूँ ना, जब इंसान को थोड़ा सा रिसर्च करता है ना, तो उसको पता चलता है यार ये चीज़ तो झूठी है। अभी भी मेरे पास उनकी एक वॉइस पड़ी है, जब मैं हिस्से के लिए मैं नहीं गई, उनके खानदान भी नहीं, उनके जो वहाँ के बड़े लोग हैं ना, उन्होंने हमसे रब्ता किया। जब किया पता चला, इतनी मैं हैरान हुई। उस वॉइस को कभी मैं सुन लूँ तो कभी मैं उस वकील की बात सुन लूँ, उसको देख लूँ। मैंने कहा भाई मैं फ़ोन पर तो बात आपसे नहीं कर सकती ना, मुझे आपकी समझ आ रही है, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। मेरे भाई ने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी बहन को संभाल लेंगे। एक एक चीज़ मैंने इनको उतार कर दे दी। ये इंसान खुश नहीं हो सकते और आज ये उसी की सज़ा पा रहे। सीधी सी बात है। मुझे चीखने पर मजबूर आप लोगों ने किया है और मैं अब करूंगी। और अगर अब मुझे आपके घर भी आना पड़ा ना, तो मैं वहां भी आकर चीखूंगी कि इन लोगों ने क्या क्या जुल्म किया मेरे साथ। बड़े आप लोग हाजी नमाजी बने फिरते हो ना, ऐसी हाजी नमाजी नहीं होते जो किसी की जिंदगी को खराब करके कहे कि जी हम ये हम वो हैं। मैंने बोला कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कब्र है, बहुत दुख है, मुझसे मत खलवाओ, लेकिन आप लोगों को सुकून नहीं आता। आज मैं यहाँ पर चीख कर इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग सुने। आप लोगों को बहुत शौक है ना यहाँ पर आके बहुत से गंदे गंदे इल्जाम लगाने का ना, तो फिर सुनो। पहले ना आप अपनी कैटेगरी चेक करें। उस वक्त तो वो अच्छा लगता था जब वो बाहर से लोगों को लूट कर लेकर आता था ना। अब सारी जिंदगी वो वहां कब्र में पड़ा है। लोग कहते हैं कि जो लूटा, हत्ता कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनका जो कसूर है ना, उसके साथ इसका भाई भी मिला हुआ है। उसने पिछले दिनों मुझे फ़ोन किया, आज से 2 माह पहले, कि इसके भाई ने मुझसे 4-5 लाख रुपए ले लिए। उस वक्त ये फार्मेसी सेल करके भाग रहा था, क्योंकि ये एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकता। एक इंसान सऊदी अरब जाता है, चले सऊदी अरब जाते हैं, हम वहाँ 3-4 माह स्टे करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम दोबारा जाएं। उन्होंने अपना वीज़ा हर चीज़ ख़त्म करके आकर इधर बैठ गया। इधर फार्मेसी में बैठा। मेरे ख्याल में इतने चक्कर तो हम यजमान से बहावलपुर नहीं लगाते जितने वो लाहौर से इधर लगा ला। सुबह इधर, शाम उधर, सुबह, मतलब उसे तो सिर्फ आसिम के पैसे बर्बाद करने का था। उसे पहले दिन से ये बोला था कि ये फार्मेसी सेल कर दो, मैं ये नहीं चला सकता, आसिम तुम ऐसे हो गया, आसिम तुम बीमार हो, फैलाओ। उसे कर करके जैसे ही आसिम अपने भाई को जेल से कुछ 4-5 महीने बाद छुड़वा कर लेकर आया, उस वक्त भी मुझे नहीं पता उसने अपनी ज़मीन बेची, क्या बेची, मुझे उसने बोल दिया वो तो मेरी माँ ने पैसे रख लिए हैं। ठीक है ना, मैंने कहा इट्स ओके, अगर आपकी माँ ने रख ली है। फिर कहते हैं मैंने ज़मीन ही नहीं बेची। बाई चांस मुझे उनके सारे प्रूफ मिले जहाँ पर उन्होंने साइन किए थे। उन्होंने कोई 40 से 42 लाख रुपए लिए। मैंने उससे पूछा यार मेरे कम से कम मेरे कानों के लिए कुछ बना दो, मैंने तुम्हें सारा कुछ दे दिया, मेरे कानों के लिए कुछ बना दो, तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया ना। उस वक्त तो रो रो के मैंने कहता था कि मुझे ऐसा नहीं है, तुम्हारे सिवा किसी की सपोर्ट नहीं मिली, मेरी दोस्त बीवी तुम हो, मेरी तो उस बीवी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिए। अब मैं आप लोगों, मुझे पता था कि उसने इस दुनिया से चले जाना, मैं उसके प्रूफ बैठी रिकॉर्ड करती रहूं। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारे सामने क्या बोलता था और मेरे सामने क्या बोलता है। मुझे क्या ख्वाब आते हैं, मैं तुम्हारे घर में रहती थी। मैंने तो फिर भी आप लोगों को इतनी इज्जत रिस्पेक्ट दी। शायद मेरे पास टिकटॉक पर अभी भी मैसेज पड़े हैं जब मैंने आपको मैसेज किए थे कि उनकी हालत ख़राब है, आप इस तरह का सलूक करना उनके साथ छोड़ दें। उस वक्त फिर आप क्यों चीख रही थी? लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ ये था ना कि जान छूटे। आधी रात को वो आपके लिए भागता रहा। आप लोगों के एक कॉल आती थी तो कैसे वो तड़प उठता था, लेकिन उसकी आगे कुत्ते वाली होती थी, वो फिर वापस आ जाता था। और ये सलूक अब से नहीं, कुछ 7 साल से आप लोग उसके साथ कर रहे थे। कैसे आप लोगों की, बेशक आप पूरी पंचायत ला के मेरे घर बिठा दो, फिर मैं भी उनको बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। उनको भी पता है, उन्होंने भी उस दिन बात की थी कि हाँ बेटा हमें पता है आपका घर वहां पर था और वासिम ने किस तरह सेल किया, लेकिन अगर आप हमसे पहले रब्ता करती आपका घर सेल ना होता। ठीक है ना। अब तो शायद वो भी मुकर जाए, क्योंकि आप लोग बड़े ही शहंशाह बन गए हो ना। आप लोग तो आज़ाद हो गए हो, हर तरफ से हर चीज़ दिखती है मुझे।
हर चीज़ दिखती है मुझे। अगर मैं यहाँ पर चुप हूँ ना, आपके सवालों के जवाब देने नहीं आती, तो सिर्फ इसीलिए नहीं देने आती कि क्योंकि मैं गंदगी को छेड़ना ही नहीं चाहती। बस इतना ख्याल रखो कि जो मेरे साथ तुम लोगों ने किया ना, वो आप लोगों के साथ अब होना है। दूर नहीं है वो दिन। मुझे किसी की फेवर नहीं चाहिए, सब मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। जिसका जो दिल चाहता है वो करे, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। मैंने कल भी बोला कि मैं अपनी सिंपल व्लॉगिंग करूंगी, लेकिन अगर आप लोगों ने उसमें तांका झांकी की तो मैं फिर बोलूंगी। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने ये बात पहले भी 6-7 रिएक्शंस में बोली, मुझे चाहे रिएक्शन ही देने पड़े अभी मैं दूंगी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें यहाँ खुलकर आएंगी। जान छूटेगी फिर ही छूटेगी। हद होती है यार। अगर मैं कराची गई हूँ, वहाँ पर मैंने कोई व्लॉग मतलब बाहर का दिखाती रही हूँ, कुछ भी अंदर की बातें शेयर नहीं की, इट्स ओके। अगर मेरी जगह कोई और होती ना, तो सच में अपने व्यूज़ कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती। मैंने खैर क्लोज़ किया सारा कुछ। मैंने उस वक्त भी दिलबर से बोला कि यार मुझे नहीं जाना है, कुछ और मामला हैं वो भी क्लियर हो जाए फिर चलेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी बेटी है, आप जाएं। हमें टिकट्स नहीं मिली, मुझे डॉक्टर ने मना किया। अभी मेरी क्या हालत है, मुझे क्या इंजेक्शन लग रहे हैं, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। आने वाले बच्चों के लिए बद्दुआएं आप लोगों ने दी। आप लोग खुदा हो यार, जो मेरे लिए बद्दुआएं करते हैं, तो फिर आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आप अपने लिए भी तो दुआएं कबूल करवाएं ना, फिर वो क्यों नहीं होती? इंसान को ना थोड़ा सा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अगर मैं इधर अपनी बेटी के पास आई हूँ, वहां तकलीफ है, मतलब वो बच्चे याद आते हैं, ये किसी की बच्ची नहीं है। यहां तो किसी की जुबान नहीं खुली। सारे मैटर्स इसी दफा खराब हो जाते हैं जब दिलबर मेरे साथ इधर आ जाता है। यहां आके भी 10 मिनट सुकून नहीं होते, बेसुकूनी फैलाई होती है। खैर, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे रखना है। मेरा दिल जैसा है ठीक है, मैं किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखती, लेकिन जो मेरे साथ हो चुका है, अब मेरे दिल में किसी के मतलब एक इंसान थक जाता है यार, पत्थर हो जाता है, कितना वो कर ले। आप लोग तो यहाँ कर बैठ कर चीख कर चली जाती है ना, किसी के ऊपर क्या बीती है वो उसको पता होता है। जिसने अब मेरे ऊपर जो लाइव लगानियाँ लगाए, जिसने जो करना है वो करे। मेरे नाखून बड़े हैं, इससे प्रॉब्लम है। नेल पेंट लगाई मैंने, उससे प्रॉब्लम। मेरे मतलब कोई कपड़े हैं, उससे प्रॉब्लम। गोंद से प्रॉब्लम, मुँह से प्रॉब्लम, जूते से प्रॉब्लम, कोई सारी प्रॉब्लम मेरे से ही है ना। देखो, मैंने आप लोगों के घर आके आपके चैनल ओपन किए, वाईटी ओपन किए कि यार मेरी वीडियो देखो। जो दुनिया का गंदा ना, आप लोग गंदे हैं, आप लोगों को ये बोला जाता है तो आप आकर दूसरों की बेटियों को बोलते हैं। समझ आई? हमारे माँ बाप ने हमें ऐसी परवरिश नहीं की। हमारे बचपन में या जैसे भी हमारे माँ बाप ने हमें पाला है ना, हमें उनकी खैरखा है, ठीक है ना। स्क्रैप का काम करना कोई बुरा काम नहीं है। वो कोई छोटे पैमाने पे नहीं करते, बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, जहाँ पे उन्होंने नौकर चाकर रख के अपने काम करवाते हैं। तस्वीर भेजने को तो मैं आपको गंदी मंदी तस्वीर बनाकर भेज दूंगी, किसी और की तस्वीर बनाकर भेज दूंगी, कहीं और जगह खड़े हुए बंदे की क्लिक करके तस्वीर भेज दूंगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले ना आप मिस वर्दा साहिबा सारी डिटेल्स लें, जब आपको हो जाए फिर कंफर्मेशन वाली डिटेल्स मैं आपको दूंगी कि किस किस डेट पर क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। कैसे वो बंदा बीमार हुआ, कैसे उसको। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई आज तक। वो अच्छा खासा घर से गया है, अपने इस बड़ी दाढ़ी वाले को छड़वा कर लेकर आया है। जो इंसान फेस पे दाढ़ी रखता है, इंसान उसी की कदर कर लेता है, लेकिन वो तो बस क्या बोलूँ उसको मैं। वो करके आया है, आके भी वो पता नहीं या 2-3 दिन रहे हैं, मुझे नहीं पता, बाढ़ में जाए। आसिम बीमार होना स्टार्ट हो गए। आपको क्या हुआ है, आप कोई टेंशन ले रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर मुझे बाद में उनके इतने क्लोज बेस्ट फ्रेंड से पता चला कि वो जब आया है, उनके घर कोई इन्हीं की ज़मीन के मसले की लड़ाई हुई है, तो उसने शदीद किस्म की टेंशन लेकर जाकर वहाँ पर नशे के टीके लगाने शुरू किए हैं। और वो नशे के टीके उस वक्त ही लगा रहा था जब से इनको घर से टेंशन और डिप्रेशन दिया जा रहा था। पूरी दुनिया को यहाँ पता है कि वो इंतहाई गंदे किस्म का नशा करना शुरू हो गया था। सारा दिन मैं अपने बैठ कर रोती थी, पीती थी। जब फार्मेसी पे लड़कों को कॉल करती थी ना कि मेरे इसके भाई ने तो मेरी सुननी नहीं है, कम से कम भाई आप इन लोगों को समझाओ कि आप अपने बच्चों का सोचो, ये गंदा काम छोड़ दो। सही सही रात। इसकी माँ अब तो बैठी है ना, उनसे पूछे ना, माँ जी से जाकर पूछे कि क्यों वो अपने बेटे की मिन्नतें करती थी, इसके भाई ने इसे सऊदी अरब क्यों बुला लिया था। ये चीज़ें क्यों छुपाते हैं? बताए ना कि हमारे बेटा नशा कर करके मरा है, आप लोगों ने उसको नशे पे लगाया है। वो जब भी घर जाता था उसको टोन मार मार के घर से निकालते थे। क्या आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता था? मेरी तो माँ मुझे रोटी दे दे के थक गई थी, कपड़ा जूता मेरी माँ मुझे देती थी। वो अपनी माँ को कसमें देता रहता था कि मम्मा मैं इन घर में हर चीज़ पूरी करता हूँ। उस बच्ची को मैंने कभी कुछ लेकर नहीं दिया, उसने कभी जुबान नहीं खोली। सारा दिन मैं उसकी टी शर्टें पहन के ट्राउजर पहन के घर में घूमती रहती थी। ऐसे नहीं मेरी ये हाल हुई। 45 किलो से मेरा वजन 116 हो गया था टेंशनों की वजह से।
मुझे दवाई देने के लिए कोई लेके नहीं जाता था। मेरे बहन भाई मुझे घसीट घसीट कर दवाई के लेके जाते थे। सारा दिन इस बेड के साथ लग के कहती थी कि या अल्लाह मुझे मौत दे दो। मैं यहाँ पे अगर अपनी वो तस्वीरें लगाऊँ ना, आप लोग खुद देखें। आज आप मुझे ये बोलती है ना, मेरे ऊपर कितनी तकलीफें गुजरी कोई नहीं जानता। मेरे रिश्तेदारों में एक एक बंदे ने नए कपड़े सिलाई करवा लिए थे कि ये मरने वाली है, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला वो मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे क्यों ऐसे मेरा वेट गेन स्टार्ट हुआ। मैं तो आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं फिर भी चलो इस वेट में आ गई हूँ, कोई इंसानों के शक्लों में आ गई हूँ। मेरे तो इतना बुरा हाल हो गया था, बिला वजह मेरा यहाँ पर गंदा इमेज बना कर रख दिया। क्या किया, मैं आप लोगों के घर आई हूँ जब उस शौहर को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे साथ खुश है, ठीक है। फिर आप लोग कौन होते हैं मुझे इस तरह तनकीद का निशाना बनाने वाले? खुदा के लिए अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह के खौफ से डरो, ठीक है ना। मैं ये चीज़ें बार बार नहीं बताऊंगी, यही चीज़ें सुनना चाहते थे ना आप मेरे मुंह से, मैंने सारी बता दी हैं। लेकिन अब मुझे और जलील करने की कोशिश ना की जाए। अगर ये 62 वालों को मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे घर के रास्ते का पता, मेरे इस घर का पता है, आए यहाँ पर, ठीक है ना। जिसको भी लेकर आना है आप लेकर आएँ, और ये वीडियो प्राइवेट नहीं होगी, ठीक है ना। मैं भी उनके सामने, फिर उस वक्त तो मैं चुप हो गई थी ना, क्योंकि मेरा उनसे मिलना ज़रा प्रॉब्लम में थी, फ़ोन पे बात और चीज़ होती है। लेकिन अब तो मैं सामने बैठ के A to Z बात करूँगी ना उनसे कि जी बताएं इन लोगों को। चलें जी, मिलूंगी आपको फिर। फिलहाल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। मुझे जितना डॉक्टर मना करते हैं ना कि बेटा आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना लो, आपके लिए टेंशन बहुत ख़तरनाक है, लेकिन मुझे उतनी मिल रही है। मैं यहाँ सिर्फ सुकून के लिए आई थी, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे पागल कर दिया। अल्लाह हाफिज़।